हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज़ का आज डे 9 है जिसमें हम 100 नए प्रश्न डिस्कस करेंगे और इसी के साथ 900 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोस को देख के जाना है। जितने भी प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ के माध्यम से आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है। तो बिना डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए वह इनमें से कौन सा है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम सम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ये पहला कंडीशन है। यहाँ पे आपको दिया गया है रेंज D10 से D15, तो रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। तो आंसर बनेगा सी इक्वल सम D10 कॉलन D15। तो इस फॉर्मूला को लिख के जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आपको टोटल रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हमने इक्वल साइन क्यों लगाया, तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। बिना इक्वल साइन के हम कोई भी कैलकुलेशन एक्सेल में नहीं कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल में फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, तो आंसर होता है इक्वल साइन। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार देखा गया है। आंसर होगा सी 409 पॉइंट्स। एक्सेल 2010 में एक रो की मैक्सिमम हाइट 409 पॉइंट्स होती है। एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको एक्सेल में फिल्टर इनेबल करना है सिलेक्टेड सेल्स में, तो किस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। निम्नलिखित स्टोरेज क्षमताओं के सही अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की पहचान करें। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटीज दिया गया है ए, बी, सी और डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़े साइज को लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज क्या है, डी 10 योटाबाइट्स, फिर 10 एक्साबाइट्स, देन है 10 टेराबाइट्स और लास्ट है 10 मेगाबाइट्स। तो इसे हमने अवरोही क्रम में अरेंज कर दिया। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको दिया गया है कंप्यूटर पद, सूची 2 में विवरण है। बताइए हब क्या है। तो हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट सर्विस या कह सकते हैं जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है या जॉयस्टिक इनपुट सर्विस देने वाली एक डिवाइस है, ऐसे कह सकते हैं। सी है नोटपैड, तो आंसर होगा फोर्थ। टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड। और डी है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर क्या बनेगा, फोर्थ होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। यहाँ पे भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टर्म, सूची 2 में विवरण है। तो विंडो क्या है, तो विंडो होता है स्क्रीन पर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। बी है आइकन। आइकन एक फोल्डर या एक प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है, एक विंडो के भीतर या स्क्रीन पर स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। सी है मेन्यू। तो मेन्यू होता है इसमें एक निश्चित प्रोग्राम के लिए विकल्पों की एक सूची शामिल है। और डी है पॉइंटर। पॉइंटर मेन्यू विकल्प आइकन चुनने, विंडो क्लोज करने, ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर तीसरा होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। पहचाने कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। पहला दिया गया है
यदि सेल E8 में मान 50 है और E9 में सूत्र इक्वल E8 इंटू 2 है तो E9 में मान 100 होगा। तो ये कथन सही है। अगर सेल E8 में 50 दिया गया है और E9 में आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल टू E8 इंटू 2, यानी कि आप 50 को 2 से इंटू करेंगे तो 100 आएगा। दूसरा देखिए, MS एक्सेल 365 में लेन फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको याद क्या रखना है, एक्सेल में लेन फंक्शन का यूज टेक्स्ट के लिए करते हैं। तीसरा देखिए, MS एक्सेल 365 में इंडेक्स फंक्शन का यूज किसी श्रेणी के भीतर निर्दिष्ट पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल का मान लौटाने के लिए किया जा सकता है। तो ये भी विकल्प सही दिया गया है। एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन का यूज किसी रेंज के अंदर स्पेसिफिक रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का मान लौटाने के लिए किया जा सकता है। तो A, B, C और D में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। तीनों विकल्प सही है। वह सेवा जो नए अंश या आइटम ज्ञात करने पर वेब पेजों और उपयोगकर्ताओं को भेजे जाने वाले ईमेल की निगरानी करके ऑनलाइन नई सामग्री को ट्रैक करती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। द सर्विस दैट ट्रैक्स online new contents by monitoring web pages and emails to users when it locates new items is known as। तो आंसर होगा C, वेब पेज अलर्ट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? तो सही उत्तर होगा B, HTML नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं माना जाता है। कौन कौन से नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा TCP, IP, HTTP, SMTP। OSI मॉडल की लेयर 1 निम्नलिखित में से कौन सी है? OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर हैं। तो पहली लेयर कौन सी है आपको बताना है इनमें से। तो सही उत्तर बनेगा B, फिजिकल लेयर। ये पहली लेयर होती है OSI मॉडल की। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी एक हाईली फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर प्रदान करती है? टोपोलॉजी का नाम है स्टार, बस, रिंग, मेस। आंसर क्या होगा? D, मेस टोपोलॉजी एक हाईली फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है। इन OSI मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग एंड राउटिंग फंक्शंस ऑफ द सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय। बताइए, OSI मॉडल में सिस्टम के अकाउंटिंग, एड्रेसिंग और राउटिंग फंक्शंस किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? तो यहाँ पे A, B, C, D दिया गया है। आंसर होगा B, नेटवर्क लेयर के द्वारा। डायनेमिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल चौथी पीढ़ी के फायरवॉल हैं जो डैश पर काम करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डायनेमिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल किस पीढ़ी के फायरवॉल है? तो आंसर हो जाता है चौथी पीढ़ी के। अब आपको बताना है कि ये किस पर काम करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा D, TCP, UDP। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्किंग उपकरण को प्रोटोकॉल परिवर्तक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइसेस इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर? तो आंसर होगा B, गेटवे। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। दो या अधिक भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा C, गेटवे कहा जाता है दो या दो से अधिक अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। जो डिवाइस टेलीफोन लाइन द्वारा दो कंप्यूटरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर पहले देखिए, तो आंसर होगा C, मॉडेम। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। हमने ऑलरेडी इस प्रश्न को डिस्कस किया था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पूछा था, इसीलिए हमने फिर से ऐड कर लिया है।
डैश एक हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग आगामी पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त करने, विश्लेषण करने और अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आंसर देखिए बी होगा राउटर। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। उपकरण या डिवाइस। ब्रिज का उपयोग OSI संदर्भ मॉडल की डैश परत पर किया जाता है। ब्रिज जो है एक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल किस लेयर पर किया जाता है OSI रेफरेंस मॉडल के? तो आंसर क्या बनेगा? ए, डेटा लिंक लेयर पर। आंकड़ा कड़ी परत जिसे कहते हैं डेटा लिंक लेयर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर है बी, एक नेटवर्क में प्राथमिक और द्वितीयक केंद्रों को जोड़ने वाले भौतिक संपर्क पर त्रुटि मुक्त संचार करना या संचार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे हमने इंग्लिश में टाइप किया है एक एरर फ्री कम्युनिकेशन अक्रॉस द फिजिकल लिंक कनेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशंस विद इन आ नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन वायरस हमले हैं? बताइए, इनमें से कौन सा वायरस अटैक्स है? पहला है सिट्रिक्स ब्रीच, दूसरा है वानाक्राई, तीसरा है नोटपेटिया, डी दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये तीनों जो है वायरस अटैक्स हैं, तो आंसर हमारा डी बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन वायरस की वैध श्रेणी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर वायरसेस? तो कंप्यूटर वायरस का वैलिड कैटेगरी नहीं होता है इंटरप्ट्स। आप माइक्रो वायरसेस, मेमोरी रेसिडेंट वायरसेस, ये सभी वैलिड कैटेगरी हैं। डी नहीं हो सकता है क्योंकि नन ऑफ द एबव दिया गया है। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा iOS। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है AVG, क्रिस्पर-स्काई। साइबर सिक्योरिटी अटैक वह कौन सा शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है, यानी कि टारगेट करता है? व्हाट इज द टर्म फॉर अ साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट टारगेट्स मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, टू क्रिएट अ लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क? तो सही उत्तर होगा बी, बोटनेट अटैक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो निष्पादन पर अपना कोड चलाता है और अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संशोधित करता है, यानी कि मॉडिफाई कर देता है? सही उत्तर होगा ए, वायरस। वायरस एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूट होने पर, रन जब होता है, अपना कोड रन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को ईमेल की अवांछित मात्रा प्राप्त होती है, यानी कि अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल रिसीव होती है? तो सही उत्तर होगा बी, ईमेल बॉम्ब। ईमेल बॉम्ब एक अटैक है जिसमें यूज़र को रिसीव होते हैं ईमेल्स अनवांटेड अमाउंट में। फायरवॉल के संदर्भ में NAT का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा डी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। इन कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्ट्स। तो किस लिए हमें जो है प्रोटेक्ट करता है पासवर्ड? तो आंसर होगा सी, तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से, यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। अगर हमारा कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है तो कोई भी उसे जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए, संदेशों को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम का नाम बताइए? सही उत्तर हो जाएगा ए, सिफर।
सिफर एक एल्गोरिदम का नाम है, यूज़ किया जाता है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट मैसेजेस को सिक्योर कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम के बीच में बनाने के लिए। इंटरनेट में पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड आसानी से खंडित ना हो, यानी कि तोड़ा ना जा सके, ब्रेक ना हो। तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सही उत्तर बनेगा डी, एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन एक सॉफ्टवेयर है, यूज़ किया जाता है पासवर्ड को इंटरनेट पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ताकि इसे कोई भी आसानी से ब्रेक ना कर सके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संदर्भ में क्वारंटीन क्या है? आंसर हो जाएगा बी, संक्रमित फाइलों को संग्रहित करने का स्थान, यानी कि इन्फेक्टेड फाइल्स जो होते हैं उन्हें स्टोर करने का जो प्लेस होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्वारंटीन कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जा रहा है? ए, मॉडेम, बी है रिमोट कंट्रोलर, सी है टेलीफोन सेट और डी है इन सभी में। तो आंसर डी बनेगा, इन सभी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेसर होता है जिसे निम्न के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर होगा ए, यूनिप्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है जिसे यूनिप्रोसेसर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस पर अक्सर हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है? तो यहाँ पे डिवाइस के नेम दिए गए हैं। सही उत्तर क्या होगा? सी, प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जिस पर हमें हार्ड कॉपी डिस्प्ले होता है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है लेकिन इस पर सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले होता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो डेटा को एंटर करने के लिए यूज होता है। कंपाइलर द्वारा बताई जा सकने वाली त्रुटियां हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा त्रुटियां यानी कि एरर्स है जिसे कंपाइलर पॉइंट आउट करता है। सही उत्तर होगा ए, सिंटैक्स एरर्स। निम्न सीपीयू रजिस्टर में से किसका उपयोग ALU ऑपरेशंस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा सी, एक्यूमुलेटर। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड टू मिनिमाइज मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच? आंसर होगा सी, कैश मेमोरी। निम्न में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे A, B, C, D और E दिया गया है, बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो एक एक करके हम लोग रीड करते हैं। A, C++ ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। B है C++ फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। C है C++ ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। D है उपयुक्त में से एक से अधिक और E है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। C++ ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है और C++ फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा सही आंसर है, तो आंसर डी होगा। ई नहीं हो सकता है क्योंकि ये कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU में डैश होते हैं। ये प्रश्न इसी तरीके से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर डी होगा। केवल ALU नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और आंतरिक बस जिसे कहते हैं इंटरनल बस, तो ये सभी CPU में होते हैं। CD-ROM एक डैश है। CD-ROM क्या है? तो एक स्टोरेज मीडियम है। आंसर होगा डी। 1 गीगाबाइट बराबर होती है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। निम्न में से क्या सबसे तेज मेमोरी है? बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी? तो दिया गया है सेकेंडरी, कैश, सहायक मेमोरी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी स्लो मेमोरी होती है क्योंकि ये एक्सटर्नल होती है
और सेकेंडरी मेमोरी को ही सहायक मेमोरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो आंसर देखिए, ए होगा टेप ड्राइव। टेप ड्राइव इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। इसे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। ब्लॉक डिवाइस नॉन वोलाटाइल मास स्टोरेज डिवाइस है जिनकी जानकारी किसी भी क्रम में एक्सेस की जा सकती है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम ब्लॉक डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है, यानी कि रीड और राइट करता है। गुलबहार चक्र मुद्रक जिसे कहते हैं डेसी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का मुद्रक है? यह प्रश्न एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया था। डेसी व्हील प्रिंटर जो है किस टाइप का प्रिंटर है आपको बताना है। तो हमने प्रिंटर पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसपे प्रिंटर को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको प्रिंटर से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप होता है डेसी व्हील प्रिंटर। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, नॉन इम्पैक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं, यहाँ से और किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी हमने प्रिंटर वाली वीडियो में डिस्कस किया है। जब किसी पेरिफेरल डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से तत्काल ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है तो यह एक डैश उत्पन्न करता है। सही उत्तर होगा एक इंटरप्ट जो है जनरेट करता है। When a peripheral device needs immediate attention from the operating system, it generates interrupt. कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के व्यवस्थापन और अंतः संबंध को क्या कहा जाता है? The organization and interconnection of the various components of computer system is called architecture. आंसर ए होगा। डैश एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। आंसर क्या बनेगा? सी। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह वर्क करती है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लिस्ट 1 में आपको दिया जाता है फाइल फॉर्मेट और लिस्ट 2 में है कलर स्कीम। आंसर देख लीजिए, 2 होगा। ए का थर्ड यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट होता है 1 बिट ब्लैक एंड वाइट। बी का होगा 1। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स जो होते हैं 8 बिट ग्रे स्केल होते हैं। लो क्वालिटी इमेज तो ये होता है 8 बिट कलर। और डी है आर्चिवल क्वालिटी इमेजेस तो ये होता है 24 बिट कलर। एक और प्रश्न देखिए, कॉलम को मिलाएं। यहाँ पे इनपुट दिया गया है और गतिविधियाँ यानी कि एक्टिविटीज़ दी गई है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है? रिसीव्स डेटा फॉर प्रोसेसिंग। बी है आउटपुट यूनिट, ये करता है डिस्प्ले कंप्यूटेड रिजल्ट। जैसे मॉनिटर हमें क्या करता है? रिजल्ट डिस्प्ले करता है। मेमोरी यूनिट स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटेड वैल्यूज़, जो हमारा रिजल्ट होता है आप कह सकते हैं उसे स्टोर करता है। फिर है प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये क्या करता है? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। तो आंसर 4th होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? विच टाइप ऑफ डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेंजिबल टू द यूजर? आंसर होगा डी, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है हमें मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर हमें ऐसा कह सकते हैं रिजल्ट जो है डिस्प्ले करता है जो यूज़र के लिए इंटेंजिबल होता है। निम्न में से कौन सा तरीका केंद्रीय यूनिट और इनपुट आउटपुट उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ द डेटा ट्रांसफर टेक्स
प्लेस बिटवीन द सेंट्रल यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दिया गया है ए प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, बी है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, सी है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और DMA, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे डी होगा। ये सभी जो है मोड डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किए जाते हैं सेंट्रल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच। डैश का उपयोग CPU का उपयोग किए बिना डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो हम यूज़ करते हैं DMA कंट्रोलर का यूज़ CPU का यूज़ किए बिना डेटा को डायरेक्ट मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए। चेन प्रिंटर एक डैश प्रिंटर है। चेन प्रिंटर जो होता है इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर बनेगा डी, लाइन प्रिंटर। चेन प्रिंटर लाइन प्रिंटर होता है, या कह सकते हैं चेन प्रिंटर को लाइन प्रिंटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध जोड़ा नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जोड़े दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जिसमें इनपुट डिवाइस का वैलिड कैटेगरी नहीं है, पेयर नहीं है। तो आंसर यहाँ पे डी बनेगा, प्लोटर माउस। प्लोटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का ही एडवांस फॉर्म होता है प्लोटर, और माउस इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि ये वैलिड पेयर यहाँ पे नहीं है। एक आउटपुट डिवाइस मेंशन है और एक इनपुट डिवाइस मेंशन है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर फाउंड इन कंप्यूटर्स? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी होगा। और वो 2 प्रकार कौन से होते हैं? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद आप जितने भी टाइप पढ़ते हैं, रैम, रोम, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सभी इसी 2 टाइप में कवर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्शंस को डैश में संग्रहित किया जाता है। सही उत्तर होगा सी, बायोस। ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटस्ट्रैप लोडर के पहले इंस्ट्रक्शन को इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में स्टोर किया जाता है। बूटस्ट्रैप लोडर कोड क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आंसर देखिए बी होगा, पहला कोड जब कोई मशीन इनिशियलाइज करती है। सिस्टम के पहली बार चालू होने पर या पुनः प्रारंभ होने पर निम्नलिखित में से कौन सा लोडर एग्जीक्यूट होता है? आंसर हो जाएगा सी, बूटस्ट्रैप लोडर एग्जीक्यूट होता है सिस्टम के पहली बार चालू होने पर या रिस्टार्ट होने पर। एक माइक्रो कंप्यूटर में घटकों के बीच संचार एड्रेस और डैश के माध्यम से होता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन अ माइक्रो कंप्यूटर टेक्स प्लेस वाया द एड्रेस एंड आंसर होगा डेटा बस। करेक्ट आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बसों के प्रकारों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बसेस? तो कंट्रोल बस होता है, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, यूटिलिटी बस नहीं होता है। तो आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एड्रेस है जो एक वेब पेज का स्थान निर्दिष्ट करता है, यानी कि स्पेसिफाई करता है? तो आंसर होगा ए, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक एड्रेस है जो वेब पेज का लोकेशन स्पेसिफाई करता है। एक छोटा बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम स्थित है। अ टीनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन, तो आंसर बनेगा बी, रोम में होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में कमांड लाइन इंटरफेस और CLI की तुलना में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और GUI का मुख्य लाभ क्या है? प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इसका एडवांटेज क्या है? तो कमांड लाइन इंटरफेस में हम कैसे काम करते थे? कीबोर्ड के थ्रू, उसमें माउस का यूज़ नहीं होता था, सारी चीज़ें हमें कमांड के थ्रू देना पड़ता था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, हमें सारे काम जो है ग्राफिकली दिखाए जाते हैं। हम माउस का यूज़ करके, अगर आपको MS ऑफिस खोलना है तो हम माउस से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो मेन एडवांटेज होता है ये है अविशेषज्ञों के प्रयोग हेतु आसान, यानी कि ईजियर टू यूज़ फॉर नॉन एक्सपर्ट्स। जो व्यक्ति कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं है पूरी तरह से, वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ नॉन एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे कमांड हमें याद करने पड़ते हैं। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़ोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सभी एग्जाम्पल होते हैं B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर्स। पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? पहला, MS वर्ड 365 आपको अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ वास्तविक समय में सहयोगात्मक रूप से दस्तावेज बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। तो ये बिल्कुल सही है। MS वर्ड 365 आपको दूसरे यूज़र के साथ रियल टाइम में कोलैबोरेट करके डॉक्यूमेंट क्रिएट और एडिट करने में अलाउ करता है। दूसरा देखिए, MS वर्ड 365 में ऑटो करेक्ट सुविधा सामान्य वर्तनी और टाइपिंग त्रुटियों को स्वचालित रूप से ठीक कर देती है। तो ये सही है। ऑटो करेक्ट जो फीचर होता है, अगर इसे हम इनेबल कर देते हैं MS वर्ड 365 में, और हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं, तो कॉमन जो स्पेलिंग एरर होता है या ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक रूप से ठीक कर देता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो आंसर बी होगा। आगे देखिए, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। यहाँ पे भी वही दिया गया है। पहला देखिए, MS वर्ड 365 में नेविगेशन पेन आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों पर शीघ्रता से जाने की अनुमति देता है। दूसरा है, MS वर्ड 365 में किसी दस्तावेज को संपादन प्रतिबंध करने के लिए पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर सी होगा। MS वर्ड में नेविगेशन पेन आपको डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स पर डायरेक्टली जाने के लिए अनुमति देता है, यानी कि क्विकली सीधे जा सकते हैं आप। दूसरा है कि MS वर्ड 365 में किसी दस्तावेज को कोई भी एडिट कर सकता है। तो एडिट से रोकने के लिए अगर हम उसे पासवर्ड से सेव कर दे तो एडिट नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने कोई फाइल बनाई और उसमें पासवर्ड लगा देते हैं तो कोई भी उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आप उसका पासवर्ड ना बताएं। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसे मिलान करना है और यहाँ से आपको सही उत्तर बताना है। तो सूची 1, सूची 2 दी गई है। आंसर देखिए, पहला होगा ए का डी होगा। एनसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन बीट्स प्रारंभ और बंद करता है, बंद करने का काम इसका है। फिर है हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल होता है जिसमें कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है लेकिन एक समय में एक ही साइड से होता है, ये आपको याद रखना है। फिर है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन, तो ये होता है ब्लॉक सिग्नल। और डी है फुल डुप्लेक्स। तो इसका एग्जाम्पल टेलीफोन हो सकता है जिसपे हम रियल टाइम में बात करते हैं और हमें उत्तर भी यानी कि आंसर भी मिलते रहता है, दोनों साइड से बातचीत हो रही है और एक ही समय में हो रही है। पहचाने कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पे फिर से वही प्रश्न आ चुके हैं। देखिए, MS वर्ड 365 में आप होम टैब पर क्लिक करके और स्टाइल का चयन करके एक नई स्टाइल बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, सही होगा, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग व्यक्तिगत जानकारी के साथ थोक पत्र बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि मेल मर्ज का यूज़ हम पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ थोक पत्र यानी कि बल्क में लेटर क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, MS वर्ड 365 में मेल मर्ज केवल एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग करके किया जा सकता है क्योंकि डेटा।
तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, तो ये असत्य होगा। तो आंसर ये है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। एक और देखिए, कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। पहला, MS वर्ड 365 में आपको दस्तावेज में तालिकाएं यानी कि टेबल, चित्र यानी कि पिक्चर और चार्ट सम्मिलित करने के लिए अनुमति देता है। तो ये आप कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में आप टेबल, पिक्चर और चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है दूसरा, फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा का उपयोग गलत वर्तनी वाले शब्दों को स्वचालित रूप से सही वर्तनी से बदलने के लिए किया जाता है। तो ये असत्य होगा, करेक्ट आंसर बी होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि फाइंड और रिप्लेस का यूज़ हम करते हैं किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से बदलने के लिए, ना कि स्पेलिंग जो गलत है उसे चेंज करने के लिए। ठीक है, पहचाने कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। पहला, MS वर्ड 365 में पेज लेआउट टैब आपको दस्तावेज का ओरिएंटेशन बदलने की अनुमति देता है। तो पेज लेआउट टैब से आप डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, तो सही होगा पहला। दूसरा देखिए, MS वर्ड 365 में आप किसी दस्तावेज में किए गए संपादनों यानी कि एडिट पर नज़र रखने के लिए ट्रैक चेंजेस लागू कर सकते हैं। ये भी आप काम कर सकते हैं, बहुत ही सही तरीका है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अगर आप ट्रैक चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट में लगा के रखते हैं तो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में एडिट नहीं कर सकता है, ये पूरा नज़र रखता है। और तीसरा है, MS वर्ड 365 में ट्रैक चेंजेस का उपयोग केवल रिव्यू टैब के लिए किया जाता है। तो ये गलत होगा, केवल रिव्यू टैब के लिए नहीं होता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्लियर है, आगे चलिए। एक स्टार नेटवर्क में n नोड्स को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? इन अ स्टार नेटवर्क हाउ मेनी लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग n नोड्स टू द होस्ट नोड? आंसर होगा डी, n-1। जब आप मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना किसी अन्य को ईमेल की एक प्रति भेजना चाहते हैं तो किस फील्ड का उपयोग किया जाना चाहिए? बताइए, यहाँ पे फील्ड दिया गया है BCC, CC टू फ्रॉम। आंसर देखिए बी होगा, ए होगा BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सपोज आपने एक ईमेल तैयार किया है और उस ईमेल को आप अपने बॉस को सेंड करना चाहते हैं और अपने किसी कलीग के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके बॉस को पता चले कि आपने इस ईमेल को अपने कलीग के साथ भी शेयर किया है। तो आप अपने कलीग का ईमेल एड्रेस BCC में डाल दीजिएगा। किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? आंसर होगा सी, कोबोल। कोबोल लैंग्वेज जो है ये अलाउ करता है मोस्ट सुटेबल डॉक्यूमेंटेशंस को। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है, इज नोन फॉर इट्स readability and simplicity, making it highly suitable for documentations, especially in business and administrative systems. चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क जो होता है उस पर किस पदार्थ यानी किस मटेरियल का कवर होता है? तो आंसर होगा ए, आयरन ऑक्साइड का। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है डी, स्टोरेज से। मेमोरी में हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज से रिलेटेड है। मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में किसे मेजर किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को, जनसंख्या डेंसिटी को, शक्ति व्यय की क्षमता को, या फिर कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को, यानी कि मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। तो मेगाबाइट में मेजर की जाती है कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर के संचालन में यूज होने वाला प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर एक्टिविटीज से रिलेटेड अन्य रिटेन कंटेंट को। हैकिंग के लिए किस यूजर का
किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? आंसर होगा बी, स्पूफिंग। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना स्पूफिंग कहलाता है। एन्क्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी क्या है? द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन इंक्रिप्शन इज, आंसर होगा ए, प्लेन टेक्स्ट। नेटवर्क लेयर फायरवॉल डैश के रूप में कार्य करता है। बताइए, नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स किसके रूप में काम करता है? तो आंसर होगा बी, पैकेट फिल्टर। निम्न में से कौन एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल? तो आंसर बनेगा ए, आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ये सभी नहीं है। आईपी प्रोटोकॉल को अविश्वसनीय क्यों माना जाता है? वाई आईपी प्रोटोकॉल इज कंसिडर्ड एज अनरिलायबल? ए है पैकेट खो सकता है, इसलिए इसे अनरिलायबल मानते हैं। बी है पैकेट गलत क्रम में पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे अनरिलायबल माना जाता है। डी है डुप्लीकेट पैकेट्स उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसे हम अनरिलायबल मानते हैं। और डी है सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर डी होगा। इन सभी रीजन से आईपी प्रोटोकॉल को अनरिलायबल कंसीडर किया जाता है। इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट का विश्लेषण करके नेटवर्क तक पहुंच को नियंत्रित करना कहलाता है। आंसर होगा सी, पैकेट फिल्टरिंग। इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट का विश्लेषण करके नेटवर्क तक पहुंच को नियंत्रित करना कहलाता है पैकेट फिल्टरिंग। 3 या उससे अधिक डिवाइस डैश कनेक्शन में एक लिंक को साझा करते हैं। आंसर होगा सी, मल्टी पॉइंट। 3 या उससे अधिक डिवाइस मल्टी पॉइंट कनेक्शन में एक लिंक को शेयर करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल हायर लेवल प्रोटोकॉल एड्रेस को फिजिकल नेटवर्क एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर बनेगा सी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ARP। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हायर लेवल प्रोटोकॉल एड्रेस को फिजिकल नेटवर्क एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। यदि एक लिंक विफल हो जाता है और डैश में पूरे नेटवर्क को बंद किया जा सकता है। बताइए, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें अगर एक लिंक फेल हो जाए तो इंटायर नेटवर्क को डिसेबल किया जा सकता है? तो आंसर होगा डी, बस और रिंग टोपोलॉजी में। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल निम्न में से किस OSI परतों पर काम करता है? तो आंसर होगा सी, नेटवर्क पर। अनसोलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंड फॉर मार्केटिंग पर्पसेस आर कॉल्ड। मार्केटिंग पर्पस के लिए भेजे गए अनसोलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, स्पैम। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट और IC चिप डैश से बने होते हैं। ये प्रश्न भी हमने कई बार अलग अलग तरीके से कराया है। आंसर क्या होगा? सी, सिलिकॉन। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। विच वन इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस? तो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए हम फोरट्रान का यूज़ करते हैं, तो जटिल वैज्ञानिक कैलकुलेशंस बोलेगा तो भी यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल निरूपण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ए, प्रोग्रामिंग, बी, सॉफ्टवेयर, सी, फ्लोचार्ट, डी है स्यूडो कोड। आंसर यहाँ पे होगा तीसरा, सी। एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट। ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कहा जाए कि ALU और कंट्रोल यूनिट को ज्वाइंटली बताइए किस नाम से जानते हैं, तो आंसर बनेगा डी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, क्योंकि CPU का ही भाग होता है ALU और कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाइनरी नंबर नहीं है?
तो बाइनरी नंबर 2 डिजिट का होता है जिसमें 0 और 1 होता है, तो इसे हम 001 लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 110 भी लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे ई होगा 102। ये एक बाइनरी नंबर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नेविगेशन की है? यहाँ पे कंट्रोल, अल्ट, पेज अप, शिफ्ट, डिलीट की के नेम दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से कौन सी की एक नेविगेशन की है। तो आंसर सी होगा पेज अप की। आउटपुट उपकरण का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ आउटपुट डिवाइस? ए, डेटा संग्रहित करने के लिए, बी है डेटा प्रबंधित करने के लिए, सी है डेटा स्कैन करने के लिए, डी है डेटा इनपुट करने के लिए, ई है डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए। तो आंसर होगा डी, ई होगा। डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। डेटा देखने के लिए मॉनिटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस से यूज़ होता है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज़ होता है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है TCP/IP। इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? आप बताएंगे, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज कहा जाता है? चाहे कोई भी वेबसाइट हो, उसका पहला पेज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, सी होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कंसिडर कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा बिंग। बिंग क्या है? तो आंसर होगा सी, खोज इंजन, जिसे सर्च इंजन कहते हैं। फिर है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट होता है ऑनलाइन खरीदारी। फ्लिपकार्ट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो 2 का डी होगा। तीसरा देखिए फेसबुक। तो फेसबुक एक सामाजिक नेटवर्किंग, जिसे कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट है। चौथा है गूगल। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र का नाम है। और 5वां है जीमेल। तो जीमेल एक ईमेल सेवा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा 2 हुआ। पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए, 4 का ई, 5 का बी। तो इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में इस टाइप का भी प्रश्न आते हैं। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? बताइए, ARP का पर्पस क्या है? सही उत्तर क्या होगा? सी, मैक एड्रेस को IP एड्रेस पर मैप करना ARP का पर्पस होता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभव है? स्लाइड शो में क्या होता है? पूरा स्क्रीन इस तरीके से हमारा होता है। तो स्लाइड शो में आप पावर पॉइंट के कौन से काम कर सकते हैं? तो ए दिया गया है, एक वेबसाइट ब्राउजिंग, बी है यूट्यूब वीडियो चलाना, सी है कक्षा का परिणाम तैयार करना। तो करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4 में से क्या होगा? पहला हो जाएगा। केवल ए और बी, यानी कि एक वेबसाइट ब्राउजिंग कर सकते हैं आप पावर पॉइंट के स्लाइड शो में, और यूट्यूब वीडियो भी चला सकते हैं। इससे भी हमारा स्लाइड शो इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप क्लास का रिजल्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। तो पहला वाला सही उत्तर होगा। एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। सॉफ्टवेयर को डैश के जरिए अनइंस्टॉल किया जा सकता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? करेक्ट आंसर कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। PDF के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।